हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रीति बेरवा। आज आप लोगों का जो बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो सेकंड पेपर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका फर्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, उसका सेकंड लेक्चर है आज। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाई थी। उसमें मैंने आप लोगों को जो केमिकल बॉन्डिंग होती है वो कितने प्रकार की होती है, मोस्टली आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग पढ़ाई थी। कोवलेंट बॉन्डिंग में हमने दो टाइप्स की बॉन्डिंग पढ़ी थी, लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी थी। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग का ही प्रकार है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने से पहले आप लोग कुछ बेसिक समझ लीजिए। आप लोग 12th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं किसी भी एलिमेंट या एटम का, वो आसानी से पढ़ के आए हुए होंगे। आप लोगों को सबको जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उनके एटॉमिक नंबर्स पता होंगे, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगा, वो एलिमेंट किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, कौन से ग्रुप में आता है, वो सब आप लोगों को पता होगा। अगर पता नहीं है तो आप लोग पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद कर लीजिए। हम जानते हैं कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2 2s2 2p2 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। उसी प्रकार बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है? 5 है। और बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p1। एक थ्योरी ये थी कि किसी भी एटम के द्वारा मैक्सिमम उतने ही बॉन्ड बनाए जा सकते हैं जितने कि उसके आउटर सेल के ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब अगर किसी एलिमेंट में जितने अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसके आउटर सेल में, तो वो उतने ही केमिकल बॉन्ड बनाएगा। अब कार्बन के आउटर वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2p2 है। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या होगा? कार्बन 2 बॉन्ड बनाएगा। उसी प्रकार बोरोन के जो वैलेंस सेल के ऑर्बिटल्स है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2p1। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो बोरोन कितने बॉन्ड बनाएगा? एक बॉन्ड बनाएगा। पिछली स्लाइड में जो आप लोगों ने कार्बन और जो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, उसके अकॉर्डिंग कार्बन को केवल 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाने चाहिए और बोरोन को केवल 1 कोवलेंट बॉन्ड बनाना चाहिए, क्योंकि कार्बन के वैलेंस सेल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और बोरोन के वैलेंस सेल में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। परंतु ऐसा नहीं होता है। बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है, मतलब जो बोरोन की वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? ट्राईवैलेंट होता है। और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन टेट्रावैलेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। इसे इस प्रकार समझाया गया कि एक्साइटेड स्टेट में s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में चले जाते हैं। अब कैसे चले जाते हैं उसे देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है बोरोन एटम का। बोरोन की ग्राउंड स्टेट में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 और 2p1। यहाँ पर आपको s ऑर्बिटल दिख रहा होगा, 2s ऑर्बिटल दिख रहा होगा और 3p ऑर्बिटल दिख रहा होगा। लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि जो s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन है वो 2p ऑर्बिटल में चला जाता है एक्साइटेड होकर। अब आप लोग देख रहे होंगे कि बोरोन की एक्साइटेड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए? बोरोन के पास 3 हो गए। तो इसका मतलब बोरोन कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा। उसी प्रकार सेकंड एग्जांपल में कार्बन का ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कितना होता है? 1s2 2s2 और 2p2। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? 1s1 2s1 और 2p3। इसका मतलब क्या हुआ कि एक s का जो ऑर्बिटल है, सॉरी, s ऑर्बिटल का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होकर 2p ऑर्बिटल में चला गया। अब कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका मतलब कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। यदि कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इसमें 2 प्रकार के बॉन्ड बनाने की संभावना होती है। अब जनरली यहाँ पर हमने मेथेन मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया है। मेथेन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? CH4। ये सब आप लोगों ने 12th में पढ़े होंगे। तो CH4 में कार्बन जो एटम है वो कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है? 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। लेकिन आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि कार्बन में कितने टाइप के ऑर्बिटल्स हो गए, 2 टाइप्स के ऑर्बिटल हो गए, एक तो 2s ऑर्बिटल और एक 2p ऑर्बिटल। इसका मतलब कार्बन जो 4 हाइड्रोजन के साथ कार्बन ने जो बॉन्ड बनाए हैं वो चारों बॉन्ड्स क्या होंगे, डिफरेंट होने चाहिए। उसके बारे में हम आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली स्लाइड में बताया कि जब कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है तो जनरली 2 टाइप के बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी होती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन एटम का जो s ऑर्बिटल है वो कार्बन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करे। इस टाइप के ओवरलैपिंग को हम क्या बोलेंगे, एसएस ओवरलैपिंग। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि जो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है वो कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करे, तो इस टाइप की ओवरलैपिंग क्या कहलाएगी, sp ओवरलैपिंग। इस प्रकार CH4 में 2 प्रकार के बॉन्ड बनने चाहिए। 2 प्रकार के बॉन्ड बनने से क्या होगा, उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि s और p ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट होती है। आप लोगों ने इनके एनर्जी डायग्राम देखे होंगे कि न्यूक्लियस से जो s ऑर्बिटल है वो ज्यादा पास में होता है, उसके बाद में p ऑर्बिटल आता है, फिर d ऑर्बिटल आता है, उसके बाद में f ऑर्बिटल्स आते हैं। तो जो s और p ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता, CH4 में जो सभी बॉन्ड्स होते हैं, मतलब 4 बॉन्ड जो है वो चारों बॉन्ड सेम होंगे और उनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो भी सेम होगी। अब इसको किस तरह से समझा सकते हैं हम, ये देखते हैं हम आगे। पिछली स्लाइड में आप लोगों ने जो CH4 मॉलिक्यूल देखा उसमें देखा कि उसके जो CH4 के जो 4 बॉन्ड्स बने हैं वो चारों बॉन्ड सेम है, उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सेम है। इसे हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा समझाया गया। हाइब्रिडाइजेशन की जो थ्योरी थी वो सबसे पहले पॉलिंग ने दी थी। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंट शेप और लगभग सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, आपस में इंटरमिक्स होकर सेम शेप और सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। उस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इन शॉर्ट हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंट आकृति मतलब डिफरेंट शेप और डिफरेंट सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होकर ऐसे ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे जिनकी जो शेप है वो सेम होगी और उनकी एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। CH4 में कार्बन के ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग कर बॉन्ड बनाए, इससे पहले ही कार्बन के जो सभी ऑर्बिटल्स है वो आपस में इंटरमिक्स होकर क्या बना लेते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जब कार्बन की जो ऑर्बिटल्स है वो हाइड्रोजन की ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग करने से पहले ही कार्बन के जो 4 ऑर्बिटल्स हमने देखे थे, एक s और 3 p ऑर्बिटल्स जो थे वो तीनों सबसे पहले क्या करेंगे, आपस में इंटरमिक्स होकर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन बना लेंगे। अब हाइब्रिड 4 हाइब्रिड रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब आप लोगों ने जो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस पढ़ी है उसके कुछ रूल्स भी होते होंगे। तो फर्स्ट रूल ये कहता है कि जितने ऑर्बिटल या जितने कक्षक हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। इसका क्या मीनिंग हुआ कि मान लो 2 ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले रहे हैं, तो कितने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 2 ही बनेंगे। जितने भाग लेंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड रूल ये कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन में वेकेंट, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स भाग ले सकते हैं। थर्ड रूल ये कहता है कि एक ही एटम या आयन की ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। इसका क्या मीनिंग हुआ कि एक एटम या आयन के ही जिन ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, वो ही हाइब्रिडाइजेशन की जो प्रोसेस होगी उसमें भाग लेंगे और नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। इसका मतलब जैसे कार्बन एटम, अपन लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन एटम है, तो कार्बन एटम के जो ऑर्बिटल्स है, जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है वो ही हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में भाग लेंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे CH4 मॉलिक्यूल है मेथेन, तो उसमें एक ऑर्बिटल कार्बन का होगा और एक ऑर्बिटल हाइड्रोजन का होगा, ये दोनों मिलकर हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, नहीं। एक ही एटम या आयन के ऑर्बिटल्स होने चाहिए।
हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये जो 4 नंबर का जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जनरली ये समझते हैं वो कि जिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो ही हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेंगे। नहीं, हाइब्रिडाइजेशन में अब आप लोग तीनों ऊपर के जो तीनों पॉइंट्स पढ़े होंगे आप लोगों ने, कक्षक कक्षक, इसका मतलब क्या हुआ कि हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स ही भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भाग नहीं लेते। अब ऑर्बिटल भाग लेते हैं तो वो ऑर्बिटल सेकेंड नंबर का पॉइंट देखिए आप लोग, वैकेंट भी हो सकता है, हाफ फिल्ड भी हो सकता है और फुल फिल्ड भी हो सकता है। 5 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन से प्राप्त ऑर्बिटल्स की जो शेप होती है या आकार हो, सॉरी, उसकी जो आकृति होती है वो क्या होती है, सेम होती है, बट उनका जो 3D अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। हाइब्रिडाइजेशन में जो नए ऑर्बिटल्स बने हैं उनकी जो आकृति होगी वो क्या होगी, सेम होगी, लेकिन उनका जो ओरिएंटेशन है या उनका जो त्रिम विन्यास में जो अरेंजमेंट है वो कैसा होगा, डिफरेंट हो सकता है। 6 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में इतनी मैक्सिमम डिस्टेंस पर होते हैं कि इनमें रिपल्सन कम से कम हो। 7 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल अधिक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसलिए बनाते हैं क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल में डायरेक्शनल कैरेक्टर पाया जाता है। 7 नंबर का पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि मॉलिक्यूल में, एटम्स में हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस क्यों होती है, तो उसका क्या रीजन है कि जो हाइब्रिडाइजेशन से जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इस कारण हाइब्रिडाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, होती है। 8 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि जनरली हाइब्रिड ऑर्बिटल में नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तथा सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है। इसका क्या मीनिंग हुआ कि जो हाइब्रिडाइजेशन की जो प्रोसेस होगी उसमें ओनली सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हाइब्रिडाइजेशन से नहीं होगा। पाई बॉन्ड का, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन ही किससे होगा, हाइब्रिडाइजेशन से होगा। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा जाता है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन ही पाया जाता है। बाकी जो जब आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें बहुत तरह के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं। फर्स्ट टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसे हम टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। इस हाइब्रिडाइजेशन में एक s तथा 3 p, अब p ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, px, py, pz। तो इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s का 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इससे 4 नए sp3 ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है, जिनकी एनर्जी और उनकी जो शेप क्या होती है, सेम रहती है। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले रहे हैं, 4 ऑर्बिटल ले रहे हैं, एक s और 3 p। तो नए कितने बनेंगे, 4। जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं वो 3D स्पेस में कैसे अरेंज होंगे। आप लोगों ने जब हाइब्रिडाइजेशन के रूल्स पढ़े थे उसमें देखा होगा कि वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनके बीच में जो रिपल्सन है वो कम से कम हो। तो ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल 3D स्पेस में 109 डिग्री 28 मिनट्स का कोण बनाते हुए टेट्राहेड्रल के चारों कोनों पर ओरिएंटेड रहते हैं। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन किन किन मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है, उसके एग्जाम्पल है CH4 मेथेन मॉलिक्यूल हो गया, आपका एथेन हो गया, CCl4 मॉलिक्यूल हो गया, अमोनिया मॉलिक्यूल हो गया, वाटर मॉलिक्यूल हो गया, आदि में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। हम यहाँ पर ओनली मेथेन का एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस कैसे होगी इसमें। अब मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। मेथेन में सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन है। कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कितना होगा, sp3। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। ये ग्राउंड स्टेट में होता है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से एक्साइटेड होकर p ऑर्बिटल में चला जाएगा। अब ये जो 4 ऑर्बिटल है, एक s और 3 p ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, में इंटरमिक्स होंगे, अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करके 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। उन
हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या नाम होगा, sp3। अब देखो कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने से पहले ही ये जो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस है वो हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने से पहले ही हो गई कार्बन एटम में। तो कार्बन एटम की जो ऑर्बिटल्स थे वो चारों सेम एनर्जी के हो गए। अब ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं उनमें डायरेक्शन करेक्टर ज्यादा होता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे हाइड्रोजन एटम के साथ। अब जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने थे, ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन एटम के s ऑर्बिटल से ओवरलैप करके 4 नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 1s1 होता है, तो इसमें हाइड्रोजन में कौन सा ऑर्बिटल पाया जाएगा, s ऑर्बिटल पाया जाएगा। तो जो कार्बन के जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे sp3, वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैप करके क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है उसमें आप लोग देखिए, सेंटर में क्या है, कार्बन एटम है, और ये जो चारों ब्लू पेन से जो बनाए गए हैं वो क्या है, इसके कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे अरेंज हो रखे हैं, टेट्राहेड्रल मैनर में, क्योंकि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया है कि इन हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में मिनिमम रिपल्सन हो, तो ये इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। तो CH4 मतलब जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय उसकी जो स्ट्रक्चर होती है। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं वो रेड कलर के, सॉरी जो यहाँ पर रेड कलर में बताया गया है, हाइड्रोजन एटम उसके s ऑर्बिटल से क्या करेंगे, ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। इसकी जो सेकंड स्ट्रक्चर है उसमें आप लोग देखिए, कार्बन एटम है बीच में, चारों हाइड्रोजन है, और जो इसका बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो कितने डिग्री का है, 109 डिग्री 28 मिनट्स का है। और जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1.08 एंगस्ट्रॉम है। सेकेंड टाइप का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसे हम ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। अब आप लोग sp2 देख रहे होंगे, एक s और दो p। इसका मतलब क्या हुआ, इस हाइब्रिडाइजेशन में एक s तथा दो p एटॉमिक ऑर्बिटल। अब दो p में से कौन सा, दो p ऑर्बिटल कौन से आएंगे, px और py, परस्पर मिलकर अपनी एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट करके 3 नए सेम एनर्जी और सेम शेप के हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो कैसे अरेंज होंगे 3D स्पेस में, 120 डिग्री के एंगल पर, और इनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगी इसकी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से मॉलिक्यूल्स में पाया जाएगा, C2H4 मतलब एथीन में, C3H6 प्रोपीन में पाया जाएगा, ग्रेफाइट। और आप लोग जब बुक्स में आप लोग सर्च करके भी देख सकते हो कि sp हाइब्रिडाइजेशन किन किन मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है। हम यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन को एक एथीन मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। एथीन का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये स्ट्रक्चर बनाना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना, या सब आप लोगों ने 12th में सीख लिया होगा। एथीन में दोनों कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। एथीन में जो दो कार्बन एटम है उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। प्रत्येक कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल तथा एक अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल होता है। आप लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा होगा कि हाइब्रिड sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और दो p। अब दो p ऑर्बिटल में कौन कौन से, px और py। अब दो p ऑर्बिटल्स तो क्या हाइब्रिडाइजेशन में काम में आ गए, लेकिन एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बच गया ना, कार्बन एटम के पास pz ऑर्बिटल्स होते हैं। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होता है। ये सब सेम चलेगा सब में। एक्साइटेड स्टेट में वही s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में चला जाएगा। अब sp2 में हमें कितने ऑर्बिटल चाहिए, 3 ऑर्बिटल चाहिए, एक s और 3 p ऑर्बिटल, सॉरी 2 p ऑर्बिटल। तो ये तीनों तो हाइब्रिड हो गए, एक जो pz ऑर्बिटल है वो क्या हो गया, अनहाइब्रिड रह गया। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, आप लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए, कार्बन एटम है सेंटर में, और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो ज्योमेट्री, सॉरी जो स्ट्रक्चर मतलब कैसे अरेंज होंगे 3D स्पेस में, ट्राइगोनल प्लेनर शेप में। मतलब इनके बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, 120 डिग्री।
यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे डायग्राम में जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ने तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या बना लिया, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। और जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उन दोनों ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, सिग्मा सिग्मा। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। अब एक जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बचा है कार्बन के पास, दूसरे कार्बन के पास भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बचा है। तो ये दोनों अनहाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करते हैं, आपस में कोलेटरल ओवरलैपिंग कर लेते हैं, समपार्श्विक अतिव्यापन कर लेते हैं। इससे क्या हो जाता है, इनके बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर आप लोग सेकंड डायग्राम जो दिया गया है उसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पाई बॉन्ड, अब आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आप लोग जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन आपसे अगर पूछा हो तो आप लोग एथीन मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेके कि जो इसमें पूरा लिखा हुआ है वो आप लिख के उसका आंसर दे सकते हो। अब आप लोग यहाँ पर एक चीज ध्यान देने योग्य है कि जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, जबकि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोलेटरल ओवरलैपिंग से होता है। ये एक चीज ध्यान देने योग्य है आप लोगों के लिए। थर्ड टाइप का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp हाइब्रिडाइजेशन या sp संकरण। इसे हम लीनियर हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, रेखीय संकरण भी कहते हैं। इस हाइब्रिडाइजेशन में 1s तथा 1p एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर दो नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। जाहिर सी बात है, sp हाइब्रिडाइजेशन है तो दो ऑर्बिटल मिल रहे हैं, एक s और एक p, तो दो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले रहे हैं तो दो ही नए बनेंगे, जिनकी एनर्जी और शेप सेम रहती है बट उनकी साइज डिफरेंट हो सकती है। अब ये जो दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो 3D स्पेस में 120 डिग्री एंगल पर ओरिएंटेड रहते हैं। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी यहाँ पे, जब हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन से sp हाइब्रिडाइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो आप लोगों से ये क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं कि बॉन्ड एंगल क्यों इंक्रीज हुआ है, उसे हम आगे पढ़ेंगे। sp हाइब्रिडाइजेशन कौन से मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है, C2H2 एथाइन मॉलिक्यूल में। अब आप लोगों को यहाँ पे C2H2 की स्ट्रक्चर तो बनानी आती होगी, ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एथाइन का एग्जांपल लेकर हम समझते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है। एथाइन में ईच कार्बन एटम के पास 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं जो 180 डिग्री के एंगल पर अरेंज होते हैं। अब आप लोग जैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक कार्बन के पास एक pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बचा था, उसी तरह sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बच जाएंगे दोनों कार्बन के पास, मतलब प्रत्येक कार्बन के पास दो अनहाइब्रिड py और pz ऑर्बिटल्स बच जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, आगे देखते हैं। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर 6 होता है ये तो तीनों में सेम चल रहा है, आप लोगों को इतना तो आ ही गया होगा अब एक्साइटेड स्टेट तक। तो अब अपने को sp हाइब्रिडाइजेशन में जिसमें कितने ऑर्बिटल्स चाहिए, दो ऑर्बिटल्स चाहिए, एक s और एक p। तो उन दोनों ने मिलकर तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लिए। यहाँ पर रेड कलर में लिखा हुआ हाइब्रिड, मतलब ये दोनों ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लिया। अब आप लोग इधर दूसरी लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे कि py और pz जो दो ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिड रह गए और इन दोनों में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है दोनों में। तो एक कार्बन एटम के py तथा pz ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के py तथा pz ऑर्बिटल के साथ कोलेटरल ओवरलैपिंग करके दो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था क्योंकि उसमें दोनों कार्बन के पास एक एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बच रहा था। अब यहाँ पर दोनों कार्बन एटम के पास दो दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स बच रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एथाइन मॉलिक्यूल है उसमें दो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर आप लोग डायग्राम अच्छे से दिख रहा होगा आप लोगों को। सेंटर में क्या है, सेंट्रल कार्बन एटम है, इसके जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, दो में से एक ने तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया सिग्मा बॉन्ड, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ने दूसरे कार्बन एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लिया। अब जो दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स बच रहे हैं py और pz, उन दोनों कार्बन एटम के py और pz आपस में कोलेटरल ओवरलैपिंग करके क्या कर लिया, इन्होंने पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। अब आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एग्जाम में कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बना। सिग्मा बॉन्ड तो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना है, लेकिन जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है pz उससे क्या बना है, पाई बॉन्ड बना है। तो आप लोगों को हमेशा ये ध्यान देना है कि सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो
हाइब्रिड ऑर्बिटल से होता है। मतलब हाइब्रिडाइजेशन से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जबकि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करके करते हैं।